नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपके सामने जो हमारे शहर में पिछले करीबन 1 महीने से बड़ा ज्वलनशील मुद्दा बनता आ रहा है, उसके ऊपर हम समीक्षा करेंगे कि वो मुद्दे की इस टाइम पे क्या सिचुएशन है और क्या ज़मीनी हकीकत है। हमने देखा कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक एक उग्र सा एक प्रदर्शन किया गया एलजी आवास के बाहर, जहाँ पर शहर के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने बोला, ज़ोर ज़ोर से बोला कि हमारी मांगों का संज्ञान लिया जाना चाहिए। आज शाम को 5 बजे के करीब जो संघर्ष समिति है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कुछ डिटेल्स जनता को फॉलो करने के लिए बोली और कुछ चीज़ें सरकार के लिए बोली। आज इसी सब चीज़ पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर है। शिवांग सर, आपका स्वागत है शो जय में। माता दी। जय माता दी सर। तो जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि हमने देखा कि पिछले 3-4 दिन से जो ज़मीनी सिचुएशन है वो थोड़ी सी बदलती हुई दिखी। एक एक प्रदर्शन में एक उग्रता देखने को मिली और एक एक अजम्पशन था कि ये मुद्दा फायरबॉल नहीं होगा एक एक बड़े मुद्दे में। उसमें जो जर्नलिस्ट भी थे, कुछ लोग जो थे, मेरा पर्सनल भी कुछ मानना था, तो वो हमने देखा कि वो चेंज होता हुआ दिखा। लोगों ने बढ़ चढ़ कर अब आना शुरू कर दिया है। तो सर, आप बताइए कि आपके हिसाब से जो अभी ज़मीनी हकीकत है या जो अभी करंट सिचुएशन है इस स्ट्रगल की, वो क्या है? रवीश, जो लोग हमें देख रहे हैं उनको तो ये बारे में पता है, और जो पहली बार आज देखेंगे उनको बताना ज़रूरी है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस इस कॉलेज का नाम है। इसको चलाने वाली जो सोसाइटी है उसका नाम है श्री माता वैष्णो देवी चैरिटेबल सोसाइटी, और उस सोसाइटी को जो बनाने वाला बोर्ड है उसका नाम है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। और जो हॉस्पिटल इस कॉलेज के साथ अटैच किया गया है उसका नाम है श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये 4 टाइटल्स हैं, ये 4 अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं। यहीं से इस मैटर की शुरुआत होती है कि ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज लाया गया जो एक्सपोज हो गया है कि जो मैनेजमेंट, जिसके बारे में आज संघर्ष समिति ने भी पॉइंट आउट किया, वो किनके द्वारा कंसीव की गई। मेडिकल कॉलेज लाने का पर्पस जो बोर्ड को सुनाया गया वो कुछ और था। जो मेडिकल कॉलेज की एनओसी आने के बाद एडमिशनों में फिल करने के टाइम पे उसका स्ट्रक्चर बना, वो पहले से वो जानते थे और उन्होंने बोर्ड को ये चीज़ें अप्राइज नहीं की थी। ये हमारा एनालिसिस है। तो जो आम लोग पूरे भारत में बात कर रहे हैं, कल एक मैं मॉर्निंग में देख रहा था, यूट्यूब के ऊपर ही देखा, शो में एक बड़े थिंकर हैं आनंद रंगनाथन, उन्होंने भी इस इशू के बारे में बात की है और उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और मुझे इस बात की खुशी हुई, जो लाइंस, जो बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं उन्होंने भी शायद सुनी है और वो उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली बात की है। आम लोगों को पता ही नहीं है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूशन है और जो मेडिकल कॉलेज है और जो श्री माता वैष्णो देवी चैरिटेबल सोसाइटी है और श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड है, इनके आपस में इंटरेक्शंस क्या है। कोई सोच रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर के जो हिंदू हैं, जो भारत के हिंदू हैं, वो मुस्लिम बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते वहाँ पे, ये भी एक विचार है। कोई सोच रहा है कि ये तो इंटॉलरेंस है। और कहीं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, जिनको लगता है कि ये मेरिट पे आए बच्चे हैं, नीट के द्वारा आए हैं, वो अपने हिसाब से इसके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिला के सच जो है उसको पहले समझने की ज़रूरत है। तो रवीश, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो लोग पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको फिर से समझ आ जाए। रवीश, श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड 1986 में बनाया गया और उसने इस श्राइन के सारे राइट्स को टेक ओवर किया। उस बोर्ड के बनने के पहले ये श्राइन मैनेज की जाती थी श्री धर्मर ट्रस्ट जी के द्वारा और लोकल बारीदार्स की ड्यूटी होती थी उधर मैनेज करना। बारीदार्स के बारे में ये बताना ज़रूरी है, ये वो लोग थे जो यात्रियों को यात्रा करवाते थे और 1000 साल पहले से रिकॉर्ड्स उनके पास है, 1000 साल पहले के, जिसमें उनको ये ड्यूटी दी गई थी
क्योंकि वो उनकी कुल देवी हैं माता वैष्णो देवी जी। फिर माँ ने अपने आशीर्वाद बच्चों को दिए, तो जो लोग उन जंगलों से गुजर के जाते थे, बारीदारों के बुजुर्ग उनको ले जाते थे, वापस लाते थे, और उसमें जान का भी खतरा होता था क्योंकि वो टेरेन बड़ा खतरनाक है। कुछ लोग तो बर्फ़ में वापस जाते थे। तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और प्रेजेंट टाइम में 1986 में आते आते जब यात्रा बढ़ी, राजा जी आए, वहाँ महाराजा गुलाब सिंह जी आए, वहाँ महाराजा गुलाब सिंह जी के जो वंशज आए, उन सब ने उस दरबार में सेवा दी और उन पर अपनी ड्यूटी दी, जो एक राजा का धर्म होता है अपनी डाइटिस के प्रति। बिल्कुल। फिर सरकारें बदली और 1986 में यहाँ पे रूल आ गए। 1986 में कुछ लोगों ने देखा कि शायद हम इसके साथ कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जो एक्सपेरिमेंट श्राइन को वेल मैनेज किया जाए, लेकिन वहीं पे गलती हो गई। वो एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो शास्त्र विधि के द्वारा नहीं किया गया। ये कोई गवर्नमेंट की जगह नहीं थी, ये सरकार नहीं थी, ये एक रिलीजियस प्लेस थी जिसका इतिहास जब से भारत कंसीव हुआ शायद तब से होगा, जब से ये ब्रह्मांड बना, जब से ये देश दुनिया बनी, तब से ये उसकी स्पेस थी 3 शक्तियों की, आदि शक्ति की, और एक फेथ उसमें डेवलप हुआ। और श्री माता वैष्णो देवी जी को श्री राम जी ने कहा कि आप इस गुफा त्रिकुटा पर्वत में जाकर तपस्या करें, और जब मैं कल्कि उतारूंगा तो मैं आपसे आके वहाँ भेंट करूंगा और आपसे मिलूंगा। अब 1986 में क्या सोच थी उसको बोला जा रहा है कि यहाँ पे मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, लेकिन जब हम देखते हैं कि वहाँ तो मैनेजमेंट ठीक ही थी। कैसे ठीक थी? सराएं बनाई गई थी राजाओं के द्वारा, रास्ते बनाए गए थे, छोटी मोटी गलतियों की वजह से एक बोर्ड बना दिया गया कि ये अब अच्छा मैनेज करेगा, और लोगों ने भी मान लिया क्योंकि जगमोहन जी के करैक्टर पे किसी को डाउट नहीं था और था भी नहीं उनमें कोई गलती, उन्होंने सोच भी ठीक रखी थी। लेकिन 88 में वो एक्ट बना और उसके बाद फिर सरकारें आ गई, फिर बोर्ड चलता रहा। फिर 98 में आके के.वी. कृष्ण राव जी को लगा कि हमारे पास जो सरप्लस है 80 करोड़ रुपए का, उससे हम एक काम करते हैं, एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं। क्योंकि गवर्नर जो हेड है वो श्राइन बोर्ड के डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करते हैं, लेकिन मेन जो रोल है वो बोर्ड मेंबर्स का है। उस टाइम पे क्या बोर्ड मेंबर्स थे, जे.एंड.के किस किस्म के हालातों से गुजर रहा था, फंड्स की क्या पोजीशन थी, सरकार के पास इनकम के क्या सोर्सेज थे, ये चीज़ें सारी समझने की बात होगी। लेकिन उन सारे के बीच में आस्था की परवाह किसी ने नहीं की, शास्त्रों की परवाह नहीं की गई, और अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी कंसीव की गई। और फिर हैरानगी की बात ये हुई कि वो यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पे आनी चाहिए थी, क्योंकि पूरी फंडिंग की थी श्राइन बोर्ड ने। अगर वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाई जाती, उसको एक इंटरनेशनल लेवल की अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई जाती जो हिंदू धर्म का प्रचार करती, जो माँ आदि शक्ति सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए बनाई जाती, क्योंकि हिंदू धर्म और सनातन धर्म पूरे विश्व में सिवाय भारत के अब कहीं पे बड़ा ज़्यादा उसकी नॉलेज शेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो अगर एक श्राइन जहाँ पे उसके फॉलोअर्स की आस्था बन रही थी और वहाँ पे बड़ा ज़रूरी है, लक्ष्मी के बगैर तो कोई भी यज्ञ नहीं होता, तो वहाँ माता रानी आदि शक्ति से लक्ष्मी स्वरूप में ही बैठे हैं, तो वहाँ पे धन का एक इकट्ठा होना एक स्पिरिचुअल इवेंट है। लेकिन चूंकि उसका राइट गवर्नर साहब के पास था और बोर्ड मेंबर्स के पास था, उन्होंने डिसीजन लिया हम सोशल वर्क करेंगे, जो कि उनका काम नहीं था। फिर भी लोगों को पता नहीं लगा, लोगों ने कहा ठीक है यूनिवर्सिटी बनाई गई होगी। फिर वो यूनिवर्सिटी के बाद देखना शुरू हो गए कि किस तरीके से वो यूनिवर्सिटी एक वाइट तरीके से काम करती गई, और फिर उन लोगों को लगा नहीं ये काम करते हैं, एक हॉस्पिटल भी बना लेते हैं, सुपर स्पेशलिटी। उसमें भी बहुत पैसा उसमें से ड्रेन करके लगाया गया। फिर भी लोगों ने कहा ठीक है जाते हैं माता वैष्णो देवी के नैना हॉस्पिटल में, कहीं इलाज होती हैं कि नहीं होती हैं। फिर उसमें पता लगा कि जो मैनेजमेंट थी उसने डिसाइड किया था कि हम लोग इसमें अगर घाटा पड़ेगा नारायणा को तो हम जेब से देंगे, क्योंकि हमें कॉलेज हमें आता नहीं है हॉस्पिटल चलाना, हमें कोई बड़े सियाने लोग चाहिए हॉस्पिटल के मैनेजमेंट चलाने के लिए। मतलब ये एक्टिविटी कमर्शियल होती गई। हॉस्पिटल चलाने में भी कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं हो रही थी, हॉस्पिटल चलाने में भी कि उन भक्तों के लिए इस तरीके के कोई एडवांसेस नहीं हो रहे थे कि कोई सनातन पद्धति पे काम करेगा, या कोई जिसके लिए उसका पर्पस था श्राइन बोर्ड का एक्ट का कि उसका एक जुडिशियस इस्तेमाल किया जाएगा, तो उससे बेटर था कि आप, और अब इधर हमारा टाइम नहीं आइडिया देने का, बात लंबी हो जाएगी। तो उन्होंने हॉस्पिटल आया, फिर हॉस्पिटल के घाटे पूरे करने के लिए नारायणा को करोड़ों रुपये दिए गए, ऑन रिकॉर्ड्स है जो पब्लिक में है। इसके अलावा कितना कुछ दिया गया वो जांच का विषय है। फिर उसके बाद जब लगा कि घाटा पड़ रहा है, घाटा तो पड़ेगा क्योंकि जब आप एक मिसचीफ करोगे, उस मिसचीफ तो नहीं बोलेंगे, ब्लैड प्लानिंग करोगे तो उसका नुकसान होगा।
क्योंकि जो पर्पस था बोर्ड का वो सारा उन्होंने बाईपास कर दिया कि श्राइन के रख रखाव के लिए सारे फैसले किए जाएंगे, भक्तों के लिए किए जाएंगे, डिवोटीज के लिए किए जाएंगे। वैसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा उनके पैसे से वो काम करना शुरू कर दिया गया जो गवर्नमेंट का काम है। और वहाँ पे फिर एक मेडिकल कॉलेज कंसीव किया गया कि अगर हम इसको एक मेडिकल कॉलेज की शक्ल दे दें तो शायद ये जो हॉस्पिटल है, और वो पूरा कंसीव किया गया बाय मेडिकल के प्रोफेशनल्स हैं। जो ये किसी से बात छुपी नहीं है, आज भारत में बड़ी डिबेट है, आप भी इस पे बात करेंगे। मेडिकल का एक पूरा इसको प्रोफेशन जो है वो बहुत सवालों के घेरे में आ चुका है। अब अक्सर सुनते हैं कि डॉक्टर्स के द्वारा मारपीट की गई। मैं जनरल कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर्स ही आपस में बात करते हैं कि हमारे में से कुछ डॉक्टर्स हैं जो इसको बड़े अच्छे ढंग से एथिकली नहीं कर रहे हैं काम। हॉस्पिटल्स में मूवी भी आई थी एक दो कि किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने डेड बॉडी को रखा कि उसके चार्जेस आते रहे। तो ये सारी प्रैक्टिसेस के बीच में कहीं ना कहीं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम भी आना शुरू हो गया, जो कि माँ वैष्णो देवी के नाम के साथ जुड़ना ठीक नहीं था। और दुख की बात यह भी है कि नारायणा हॉस्पिटल वालों ने श्री माता वैष्णो देवी भी लिखना सहमत की, उन्होंने नारायणा वैष्णो हॉस्पिटल लिखा। जो ड्यू रिस्पेक्ट श्री माता वैष्णो देवी के नाम को मिलनी चाहिए उसमें वो भी नहीं दिखती है, मैंने उसको भी चेक किया। तो मेडिकल कॉलेज लाने के साथ साथ उन्होंने इसके पहले नर्सिंग कॉलेज भी बनाया गया। फिर क्या कारण हुआ वो मैं बताता हूँ। इनको ये समझ में आया कि बोर्ड का काम नहीं है मेडिकल कॉलेज चलाना और नर्सिंग कॉलेज चलाना और अदर कॉलेजेस चलाना, तो उन्होंने क्या किया, एक चैरिटेबल सोसाइटी बना ली। उसमें कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को एज ए सेटलर बनाया गया, सोसाइटी बनाने वाला बनाया गया, और उन्होंने सोसाइटी बनाने के बाद उसका काम शुरू कर दिया। और ये मेडिकल कॉलेज जो लाया गया उस सोसाइटी के अंडर लाया गया। अब चूंकि एक सोसाइटी थी ये, इसको बोला गया प्राइवेट है, ठीक है, और जो कॉलेज आएगा नेचुरली वो प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे हमारी बात है कि आम लोगों को ये पता था कॉमन सेंस में कि ना तो ये यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट की है, तो क्या आम लोगों को थोड़ी किताबें पढ़ने का कोई मौका मिलता है, ना उनको ये लग रहा था कि ये हॉस्पिटल ही प्राइवेट है। उनको तो ये लग रहा था ये श्राइन बोर्ड ने बनाया है, इसमें आम लोगों के लिए कोई ना कोई प्रोविजन ऐसी होंगी जिसकी वजह से इतना मेहनत खर्चा किया गया होगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ ग्राउंड पे नहीं दिखा, बड़ा लिमिटेड सा कहीं पे जैसे होता ना, एक आई वॉश करने के लिए एक्टिविटी एक दो कर दी तो बोल दिया जी हमने कर दी है। मेजॉरिटी में वहाँ पे फुल फीसिस ली जा रही थी। और जब ये टोटली एक कमर्शियल आइडेंटिटी बन चुका था तो उसमें हर वो आदमी एडमिशन ले सकता था जो माँ वैष्णो देवी में फेथ रखो या ना हो, वो माता वैष्णो देवी के रिचुअल्स को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो यहाँ से आम जो लोग वहाँ वैष्णो देवी में फेथ रखते हैं उनकी इमोशंस हर्ट होने शुरू हो गए। जैसे ये बात मेडिकल कॉलेज की सामने आई, जब उनको लगा पता कि एक विशेष समुदाय के लोग, ख़ास तौर पे विशेष प्रोविंस से आए हुए लोग, वो सारे के सारे ही मेडिकल कॉलेज के पहले साल आ गए, तो लोगों ने भी ढूंढना शुरू किया क्या कारण हुआ, तो हमने भी ढूंढना शुरू किया। फिर हमें ये सच्चाई पता लगी कि एक बेसिकली पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर श्राइन बोर्ड का अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ श्राइन जो किया जा रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी बनाई गई, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाया गया, चाहे वो श्राइन नारायणा हॉस्पिटल बनाया गया, चाहे श्री माता वैष्णो देवी जी के नाम पर चैरिटेबल सोसाइटी बनाई गई, ये सारे का सारा जो काम किया जा रहा है, चाहे दुकानें किराए पर दी जा रही हैं, चाहे जम्मू में इन्होंने जो ये धाम है वहाँ पे किसी गुलाम नाम का रेस्टोरेंट दिया है, ये सारी चीज़ें एक इंटरप्राइज की तौर पे ली जा रही हैं और उसका एंड प्रोडक्ट वैष्णो माता जी की टीचिंग के लिए और सनातन धर्म की भलाई के लिए नहीं खर्च किया जा रहा। तो लोगों ने बात करना शुरू की, फिर संघर्ष समिति बन गई। आज संघर्ष समिति ने बड़े एप्टली कहा है कि एलजी ऑफिस को इसकी कॉल लेनी पड़ेगी, और एलजी ऑफिस मुझे लगता है कॉल ले भी रहा होगा। और ये हम ये भी समझते हैं रवीश कि जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल हालात थे 370 टूटने के पहले, प्रेसिडेंट एलजी साहब के आने से पहले, वो कैसे थे, किस तरीके से मैनिपुलेशनों का दौर चल रहा था, किस तरीके से करप्शन यहाँ पीक पे थी, किस तरीके से यहाँ पे अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जा रही थी, अलगाववाद को रोकने के लिए किस तरीके से कंप्रोमाइज़ किए जा रहे थे, उसके बीच में कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी की श्राइन भी, जिसको बोलते हैं ना, कंप्रोमाइज़ की गई। और ब्यूरोक्रेट्स के जहाँ तक सवाल है, उन्होंने वही करना होता है जो सरकारें कहती हैं। तो सरकारें यहाँ किसकी थी? गवर्नर को भी कंट्रोल करना पड़ता था ना,
नहीं तो गवर्नर एनएन वोरा तो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को डिसॉल्व कर देते जब पत्थरबाजी हुई थी। उनको भी बड़ा प्रेशर्स थे, एक तरफ पाकिस्तान का प्रेशर है, एक तरफ अलगावगात का प्रेशर है, दूसरी तरफ यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन जो हैं वो किस तरीके के हैं वो सारी दुनिया को पता है। तो इन सब के बीच में कन्फ्यूजन के अंदर ये श्राइन बोर्ड जो है अपना काम करना शुरू कर दिया। और ये खाली बोर्ड कहने का मतलब है कि पैसा जो है ना मल्टीपल हेड्स में चला गया। जैसे पैसा आया, माता के भक्तों ने देव द्रव्य चढ़ाया, वैष्णो माता के दरबार में आके नमस्तक किया और चढ़ाया। अब वो पैसा पहुंचा, श्राइन बोर्ड के बोर्ड मेंबर्स ने फैसला किया कि हम यहाँ सराएं बनाएंगे, यहाँ पे दुकानें बनेंगी, यहाँ अतवारी डेवलप होगी, यहाँ पे रास्ते बनेंगे, ये ठीक है। लेकिन जो पैसा उन्होंने बाहर निकाला कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे और वो यूनिवर्सिटी स्टेट को दे दी, कि अब इसका नेचर स्टेट का होगा। क्या पर्पस था? शायद उन्होंने सोचा होगा स्टेट से पैसा मिलेगा। वो पैसा पहले 15 साल तो मिला ही नहीं, 20 साल मिला ही नहीं, लेकिन क्या मिला होगा वो देखना पड़ेगा। हम तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो जो प्रॉपर ऑफिस है वो एक्सेस करे। उसके बाद में उसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ती हुई एक यूनिवर्सिटी के साथ हॉस्पिटल कंसीव किया गया। क्या ज़रूरत थी हॉस्पिटल कंसीव करने की? हमारे पास सारे हॉस्पिटल यहाँ पे तब तक बात एम्स की आ चुकी थी, ऑलरेडी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बख्शीनगर बन चुका था। जब 5 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी आ रहे थे तो इस पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। आज तो सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए माता रानी के प्रचार के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए, कि जो पूरी दुनिया में धर्म फॉलो किया जाता था, जो पूजा पद्धति फॉलो की जाती थी, आज वो लुप्त हो रही है। तो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा स्पेंड करना, मैं कहता हूँ शारदा पीठ की डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए था। जो मंदिर पूरे J&K में ख़त्म किए गए, अलगाववाद के दौरान जलाए गए, उनके पुनरुद्धार के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन उधर ध्यान नहीं गया। हॉस्पिटल बना लो और फिर उसके रास्ते बनाएगी, क्योंकि पावर पे जो लोग होते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। तो एक समुदाय अपने हक की बात कर रहा है कि चूंकि हमारा फेथ है इस श्राइन में, तो इसके खर्चों का तरीका वैसा होना चाहिए जैसा हमारा फेथ कहता है, कि देव द्रव्य का इस्तेमाल उन चीज़ों में नहीं किया जाए जो नॉन बिलीवर्स इन दैट श्राइन है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरा उनका कहना है, चूंकि पूरे भारत में मिनॉरिटी कुछ और है और J&K में तो ऑलरेडी हमारा जो हम ध्यान से देखें तो J&K की ओवरऑल पॉपुलेशन जब ग्रोथ देखते हैं हम लोग, उसमें पता लगता है कि जो यहाँ पे माइग्रेशन हुई पंडितों की, और ओवरऑल जो माइग्रेशन हो रही है यहाँ से, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है यहाँ से, हालात ख़राब है, उस वजह से जो डेमोग्राफी है जम्मू कश्मीर की वो बड़ी तेज़ी से वन साइडेड हो रही है, जिसके ऊपर भी बात करनी ज़रूरी है। और जब उसके अंदर ये देखने को मिला कि एक मेडिकल कॉलेज आया लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं है, बिकॉज पूरे भारत में जो मिनॉरिटी राइट्स हैं वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन 370 की वजह से कुछ और थी। तो पहली शिकायत तो ये है कि जो यहाँ की सरकारें थी उन्होंने यहाँ की मिनॉरिटीज़ को क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया, ये बड़ा सवाल है। अगर ऐसा किया होता तो कम से कम इस कॉलेज के अंदर वो रूट्स लगते। आज जिस तरीके से संघर्ष समिति ने एक्सपोज किया है उस मेडिकल कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब मिस्टर यश को, वो बताता है कि चीज़ें बड़ी ज़्यादा एक्सपोज हो चुकी हैं, अब एक्शन लेने की बारी आई है। ये चीज़ें पहले दिन उन सब कॉलेज के चलाने वाले लोगों को पता थी कि हम कौन से टाइप का कॉलेज ला रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी के साथ ये एफिलिएटेड है, उस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड होने वजह से इसको क्या स्टेटस NMC देगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के नाम से इस कॉलेज आने से पहले बने हैं ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होने चाहिए ना। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको उसी दिन पता लगा कि हम लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो पहले ही उनको पता था कि हमारी यूनिवर्सिटी डीम्ड नहीं है। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं होगी, जो कॉलेज किसी गवर्नमेंट की बॉडी के साथ अलाइंड नहीं होगा, जो एक प्राइवेट कॉलेज के तौर पे आएगा, तो वो तो काउंसलिंग बोपी के थ्रू कराएगा। और जब बोपी के थ्रू काउंसलिंग कराएगा तो हम लोग चॉइस मिल जाएगी कि हम उसमें कोई रिजर्वेशन रखें या नहीं रखें, ये चॉइस है। तो उन्होंने क्या चॉइस की कि सारे के सारे बच्चे पेमेंट सीट वाले लिए। तो जो ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि जो लोग नेशनल मीडिया पे भी बोल रहे हैं उनको कंडेमन करने की ज़रूरत है कि ये बात करना वो बंद कर दे कि बच्चे प्योरली मेरिट पे आए हैं। बच्चे आए हैं नीट के एग्ज़ाम को दे के, लेकिन नीट का एग्ज़ाम देने से कोई मेरिट नहीं हो जाता। मेरिट तो ख़त्म हो जाता है जब पेमेंट सीटें शुरू होती हैं। मेरिट होता है जब बच्चे उन कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पेमेंट्स नहीं होती हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे फीस बड़ी नॉमिनल होती है।
इन्होंने वैसा कॉलेज भी नहीं बनाया कि आम लोग उसमें पढ़ सकें। इन्होंने कॉलेज वो बनाया जो एलीट्स के लिए बनाया गया। और कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद इसमें कुछ बैकएंड से भी फिक्सिंग की गई हो कि अगर हम लोग इसमें ड्यू रिजर्वेशन देते हैं तो शायद, देखो ना, डाउट्स तो होंगे, जब कोई चीज़ अनफेयर होगी डाउट तो होंगे। तो उस डाउट के चलते ये संघर्ष समिति ने अपनी बात रखी कि हमें डाउट है कि ये जो मेडिकल कॉलेज की सीटें भरी गई हैं ये फेयर तरीके से नहीं भरी गई हैं। इसलिए मैं देख रहा था उनके प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने, चेयरमैन ने बार बार कहा हम जस्टिस की बात कर रहे हैं। ना उन्होंने हिंदू की बात की, ना मुस्लिम की बात की, उन्होंने जस्टिस की बात की। अब जब एक एजिटेशन हो रही है तो हर ब्रेन का आदमी वहाँ बैठा है, हर किस्म का आदमी सड़क पे खड़ा है। किसी को कोई बात समझ में आती है, किसी को कोई बात समझ में आती है, किसी को समझ में आ रहा है कि देखो जी ये हिंदुओं की श्राइन थी, इसमें हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं हुआ। किसी को समझ में आता है इनजस्टिस हो गया, किसी को लगता है नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी को डर लगता है नहीं जी कल को यहाँ पे कोई मीट मांस खाएगा तो क्या करेंगे। मेरी बात समझ में, कल को किसी को लग रहा है कि कम्युनल हार्मनी, और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, लोगों को लग रहा है कि इनजस्टिस हुआ हमारे साथ। वो इनजस्टिस खाली मेडिकल कॉलेज का नहीं बात हो रही ना, अब वो इनजस्टिस तो हो रहा है 1998 से, जब से ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज, वो काम करने की सोच की गई जो काम श्राइन बोर्ड का था नहीं। अगर यही सारा पैसा 1000 करोड़ 1500 करोड़ पड़ा होता श्राइन बोर्ड के पास, आज 370 के बाद के हालातों के हिसाब से वो खर्च किया जाता, किसी को दुख नहीं होती। या बनाया जाता है एक सनातन रिवाइवल बोर्ड कि यहाँ पे डेमोग्राफी बड़ी रिड्यूस हो रही है, हम सनातन को मानने वाले, माता वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले, उनकी हाउसिंग बनाएंगे फॉर EWS, हम ट्रेनें फ्री चलाएंगे, श्राइन बोर्ड को बोलेंगे भाई नवरात्रों में लोग आना चाहते हैं उनके लिए। आज भी कटरा के होटलों में लोगों को बड़े महंगे कपड़े लेने पड़ते हैं जब यात्रा पीक पकड़ती है, और सराय बनाई जाए। जैसे महाराजा जी ने हर इंडिया के शहर के अंदर श्राइनें बनाई थी, तो श्राइन बोर्ड पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर श्राइनें बना सकता था, टेम्पल्स का एक्सपेंशन कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया, इधर और यूनिवर्सिटियाँ बड़ी हैं, एक और बना लो, फिर उस यूनिवर्सिटी का घाटा पूरा करने के लिए पैसे ले लो, मतलब फीसों वाली यूनिवर्सिटी बनाओ। तो ये एक कमर्शियल एक्टिविटी बनाई गई जो अब एक्सपोज होने की वजह से लोगों में आहिस्ता आहिस्ता बात जा रही है। इसलिए उन्होंने कहा ना कि अब लग रहा है कि ये उग्र हो जाएगा प्रदर्शन। लेकिन इन सबके बीच में बड़ी आराम से सुनने वाली बात यह है कि आज उन्होंने भी गुहार LG साहब को ही लगाई है, क्योंकि LG ऑफिस के साथ किसी को कोई शिकायत नहीं है। उन सबको पता है कि LG ऑफिस वही करता है जो बोर्ड के मेंबरों ने डिसीजन लिया, जो मेजॉरिटी में बैठे थे। इसलिए उन्होंने सभी मेंबरों को कहा कि हम इनका घेराव भी करेंगे। वो क्यों चुप करके बैठे थे? ऐसा तो नहीं कि कोई विप आई थी कि ये करना है, ये तो प्रपोजल दिया गया बाय द मैनेजमेंट। पहले उनको अपॉइंट किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि नैना हॉस्पिटल का लॉस हो रहा है, हमारे को बड़ा पैसा देना पड़ता है, हम मैनेजमेंट के लिए मेडिकल कॉलेज बना लेते हैं, हमने डॉक्टर एंगेज करेंगे। अब उसमें मेरी एक बड़े सीनियर पत्रकार से बात हो रही थी, वो अच्छे वोकल भी हैं, वो कह रहे थे कि जो डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए उसमें भी चीज़ें कंप्रोमाइज़ की गई हैं। उनका कल इल्ज़ाम था कि कुछ डॉक्टर्स उनके फैमिली मेम्बर्स भी हैं। मेरा ये कहना है कि ये चीज़ें पॉलिटिकल हैं, ये पॉलिटिकल बातें हैं, ये चलेंगी। कुछ लोग एक्स में नुक्स निकालेंगे, कुछ वाई में। बड़ा 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 मसला ये है कि ये एक आने वाले समय के लिए और आज के प्रेजेंट समय के लिए एक ऑब्जर्वेशन है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर ने आगे बढ़ना है। कल ये स्टेट बनेगी, यहाँ गवर्नर हो जाएंगे, लेकिन अगर एक मिसमैनेजमेंट को इग्नोर कर दिया गया इस लेवल पे आके कि कैसे एक श्राइन की यूनिवर्सिटी बनी और वो स्टेट हो गई, कैसे एक श्राइन का हॉस्पिटल बनाया गया चैरिटेबल के नाम पे, वो कमर्शियल हो गया, कैसे उसी बोर्ड का एक प्राइवेट सोसाइटी बन गई और कैसे उस प्राइवेट सोसाइटी के 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बन गए, और कैसे एक यूनिवर्सिटी जिसके पास मैंडेट नहीं था कि वो किसी को एफिलिएट कर सके, उसको बता दिया गया कि ये यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, उसको राइट टू रिकॉग्निशन दे दिया गया। जबकि हमने एक्ट पढ़ा वो यूनिटरी यूनिवर्सिटी है, वो जम्मू यूनिवर्सिटी की तरह एफिलिएशन देने वाली यूनिवर्सिटी नहीं है। और उसको बताया गया कि ये मेडिकल कॉलेज जो है ये उस यूनिवर्सिटी का ही है। अगर वो यूनिवर्सिटी का है तो फिर वो श्राइन बोर्ड की जो सोसाइटी है वो क्या कर रही है? और फिर एक और हैरानगी की बात, हमने जो लूप होल निकाले कि जो लैंड है वो आज भी यूनिवर्सिटी के नाम पे है जिसके ऊपर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इरेगुलरिटी की तरफ इशारा करती हैं, और यही चीज़ें संघर्ष समिति जो हाईलाइट कर रही है कि यहाँ की मिनॉरिटी के साथ, यहाँ की वीक सोसाइटी के साथ अन्याय किया गया है। जस्टिस करिए, और अगर जस्टिस हमें मांगने से नहीं मिलेगा हम छीन के लेंगे।
तो ये मुझे लग रहा है कि जो अपडेट है, और हमने भी आज कोशिश की कि जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो क्लियर हो जाएं कि एक इरेगुलरिटी हुई है, एक मैनेजमेंट हुई है, एक मैनिपुलेशन हुई है, बट बाय हुम वो देखने की जरूरत है। बेनिफिशियरी कौन था? बिल्कुल डायरेक्टली मुझे दिख रहा है डॉक्टर्स थे। जिन डॉक्टर्स ने आइडिया फ्लोट किया, इंजीनियर्स तो नहीं हो सकते। मेरी बात समझ आई ना? डॉक्टर्स की लॉबी ने ही सोचा होगा कि हम लोग एक मेडिकल कॉलेज बना लेते हैं और बुढ़ापा निकल जाएगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज आने के बाद, एक हॉस्पिटल बनने के बाद हमारी एक वो प्राइवेट इंटरप्राइज की तरह हम चलाएंगे उसको। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट शाइन का बनाते तो एक्स वैसे लगते। हो सकता है गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ही वहां जाके अपॉइंट होते, गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलता। बेटर है ना? जैसे अगर कल को डेपुटेशन पे डॉक्टर वहां जाते तो उन्होंने प्राइवेट बनाया कि ताकि आने वाली टाइम पे भी अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी की कर सकें, और उन्होंने वो की भी। तभी तो ऑब्जेक्शन हो रहे हैं ना सोसाइटी में। जिन पत्रकार की मैं बात कर रहा हूं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया ना कि कैसे अपॉइंटमेंट 30 डॉक्टरों की कर दी, और वो डॉक्टर जो है अगर वो पढ़ा रहे हैं तो प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे हो? और वो डॉक्टर उन फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जो फैमिलीज प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो बात तो जेन्युइन है। उनको बाहर आना चाहिए, क्योंकि अगर इस किस्म के इंस्टीट्यूशन को चलने दिया गया, ये देव द्रव्य का भी अपमान है, और जो धर्म है, ड्यूटी है हमारी, वो उसका भी अपमान है। कि अगर ये कहीं नॉर्मल भी किया जाए तब भी गलत है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, लेकिन अगर ये एक श्राइन के साथ किया जा रहा है तो उसको बर्दाश्त करना हर एक के लिए गलत है। और आज सुबह ही मैं गीता में पढ़ रहा था, मेरा काम है, मैं पढ़ता हूँ कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा जो सेक्रेड है ना, वो है अगर राइट एंड रॉन्ग की सिचुएशन में आप आ गए और आपके पास चॉइस है राइट के साथ जाने की, तो उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती है अपनी लाइफ में साल्वेशन लेने की, कि आप राइट के साथ जा सको। आज राइट है संघर्ष समिति की डिमांड, और एलजी साहब के पास राइट करने का पूरा राइट है, सही को करने की पूरी ताकत है। और मुझे पूरा विश्वास अंदर से, पता नहीं क्यों, कि एलजी साहब जिस तरीके के हमें मिले हैं और हमने पिछले 5 सालों में जो उनका तरीका देखा है, उन्होंने नहीं किया है कंप्रोमाइज़, उन्होंने जस्टिस किया है। और इस मामले में भी वो सख्त से सख्त कार्रवाई करके पिछली की हुई गलतियों को भी सुधारेंगे, और आने वाले समय में देखा जाएगा। और माता वैष्णो देवी की कृपा से ये होगा कि जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इस बोर्ड में हुई, उसका क्रेडिट एक तो संघर्ष समिति को मिलेगा जिन्होंने जोर उठाया, दूसरा जिन्होंने ये फैसला लिया वो है श्री एलजी साहब, कि हमने इसको अब पूरी तरीके से सुधारना है, और जो भी गलतियां आज तक हुई हैं उनको ठीक करके आने वाले समय के लिए हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है, और ये इंश्योर करना है कि दोबारा ऐसी गलती कोई भी मैनिपुलेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो आए या सरकारें आए वो नहीं कर सके। बिल्कुल, आपने एकदम संक्षिप्त में, और आज एक ही एपिसोड में मुझे लगता है कि जो हमने पिछले 15-16 एपिसोड में जितना भी हमने व्याख्या की थी इस इशू की, आपने एक एपिसोड में पूरा निचोड़ के समझा दिया। जिन लोगों ने पहली बार आज हमें सुना होगा उनको भी आज समझ आई होगी कि ये पूरा इशू है क्या। आपकी इस मामले में क्या राय है? मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें और अपनी राय जाहिर करें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता दी।